बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग इन मेटल्स अलॉय एंड सिरामिक्स पर है। आप लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर पिछला लेक्चर देखा था। उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पर यानी आज के लेक्चर में हम मेटल्स अलाय और सिरामिक में जो स्ट्रक्चर ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे वो ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें सिरामिक में भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है या इस तरह सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ये सिरामिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो थे वो मेटल और अलॉयज में एग्जिस्ट करते थे। तो आज हम इन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और स्पेशली ये लेक्चर में जो जो चीज़ समझने वाली, देखने वाली, वो सिरामिक्स है कि सिरामिक्स क्या है और उनके स्ट्रक्चर्स इनके अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो सिरामिक की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपको मेटल्स और अलॉयज के बारे में बताना चाहता हूँ और इनके स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि इसकी डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में इनके स्ट्रक्चर्स की पढ़ ली थी। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड मटेरियल हैं और ये नॉर्मली अगर देखें तो मेटल्स हार्ड होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो ये हार्ड होती हैं, शाइनी होती हैं, मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ये आप लोग जानते हो सारे। और इनके एग्जांपल में एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं। और अगर आप लोग देखो तो हमारे डेली जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, वो मेटल्स की बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये कह लें कि हमारा मेटल्स के बगैर हमारा जो ये सर्वाइवल है वो तकरीबन पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत मुश्किल हो जाए। मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। अलाइज की अगर हम बात करें तो अलाइज ऑन द अदर हैंड जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, जो जिनमें एटलीस्ट वन मेटल होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल्स का है तो हम उन्हें अलाय कहेंगे। और ये आम अलाइज जो होते हैं इनमें मेटल्स कंबाइन होती हैं, लेकिन केमिकल वे से कंबाइन नहीं करती बल्कि फिजिकल वे से कंबाइन करती हैं। यानी आप ये समझ लें कि मेटल्स या मेटेलिक एलिमेंट या नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। या बहुत आसान इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सोल्यूशन, सोल्यूशन में अगर हम देखें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है सोल्यूशन। तो अलाय जो है ये भी एक सोल्यूशन है, लेकिन हम इसको सॉलिड सोल्यूशन कह सकते हैं। ये एक सॉलिड सोल्यूशन है और यानी इसमें जो मिलने वाले कंपोनेंट्स हैं वो फिजिकल तरीके से मिले हुए हैं, केमिकल तरीके से केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता। तो और इनके एग्जांपल जो ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज, ये आप लोग देखते हैं, हम हमारे डेली लाइफ में इनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो सॉलिड सॉल्यूशन अगर चूंकि अलाइज में मेटल्स फिजिकली मिलती हैं, लिहाजा जो मेटल मेटल के अंदर एटम कंबाइन होते हैं मेटालिक बॉन्ड के जरिए, लेकिन अलाइज के अंदर भी मेटल का कॉम्बिनेशन, मेटल के जो एटम होते हैं अलाई के अंदर, एटम्स, कंपोनेंट एटम्स, कंपोनेंट्स के एटम, वो भी मेटालिक बॉन्ड के जरिए मिले होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन तो होता नहीं, फिजिकल एक कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, इसलिए उनके अलाइज के अंदर भी मेटालिक बॉन्ड ही होता है। तो फिर मेटल्स और अलाय की प्रॉपर्टीज में अगर हम बॉन्डिंग के हवाले से देखें तो तकरीबन सेम है, लेकिन अगर हम जब कंबाइन करते हैं मेटल्स को इन द फॉर्म ऑफ अलाय तो फिर ये इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की इनहांस हो जाती हैं, इनकी कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, हार्डनेस इनकी बहुत बेहतर हो जाती है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छी चेंज आती है। तो ये मेटल और अलाय दोनों मेटालिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेटल्स और अलाय के अंदर स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली जो एग्जिस्ट करते हैं वो ये तीन होते हैं: फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर।
ये तीनों किस्म के स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं और डिसऑर्डर भी। मसलन अगर हम बात करते हैं सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की, तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी सेंटर्ड है डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, लेकिन अगर वही बॉडी सेंटर्ड ऑर्डरिंग में जाता है तो सीजियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये हम इनके बारे में लास्ट लेक्चर में इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने एफसीसी भी पढ़ा था, बीसीसी भी, और एससीबी के बारे में डिटेल से इसको देखा था। तो इनमें यही एग्जिस्ट करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं मेटल्स और अलाइक है वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सिरामिक एक नया टॉपिक है और इनके स्ट्रक्चर भी थोड़े से डिफरेंट हैं इनसे, इसलिए हम आज का हमारा जो लेक्चर है हम उसमें फोकस सिरामिक पर करेंगे, लेकिन ये चीज़ें भी थोड़ा सा देखनी थी। सिरामिक्स है क्या? सिरामिक्स क्या है? सिरामिक्स और अलाय में आप डिफरेंस ये देख लेंगे, सिरामिक्स अलाय में भी मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, और सिरामिक में भी मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट जो है वो बॉन्ड होते हैं। डिफरेंस ये है कि अलाय में मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स या मेटालिक ओनली मेटालिक एलिमेंट फिजिकल वे से कंबाइंड होते हैं, जबकि सिरामिक में मेटालिक ये एलिमेंट्स होते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये केमिकल वे से कंबाइंड होते हैं, केमिकल मेथड से मिले होते हैं, यानी ये आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए मिले होते हैं, जिससे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं सिरामिक्स, जिनमें इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के, जिसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ही हो सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स केमिकल मेथड से यानी कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिले होते हैं। अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें बॉन्डिंग तो आयनिक और कोवेलेंट सिरामिक में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसमें आयनिक परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर वो ज्यादा होता है और कोवेलेंट करैक्टर कम होता है। इसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है, चूंकि इसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट का ये कॉम्बिनेशन है। मेटालिक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और नॉन मेटालिक इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो आप लोगों ने पीछे आयनिक बॉन्डिंग में भी देखा था कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स अगर आपस में मिलते हैं, चूंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें इनका करैक्टर भी आयनिक ज्यादा है, लेकिन साथ साथ इनका कोवलेंट करैक्टर भी इनमें होता है, कोवलेंट करैक्टर भी ये शो करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू आयनिक बहुत वीक कोवलेंट करैक्टर शो करते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर दोनों होता है। वजह वजह इसकी ये होती है कि आयनिक मेटालिक और नॉन मेटालिक के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो तो आयनिक होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसके अंदर मेटालिक मेटालिक जो बॉन्डिंग होगी वो, या नॉन मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट हो सकती है। तो इसलिए इसमें इसका इस ये एट अ टाइम कोवलेंट और आयनिक करैक्टर शो करते हैं, बट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इज हाई एज कंपेयर टू कोवलेंट। और इन सिरामिक्स के अंदर चूंकि आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ये केमिकल बॉन्डिंग है और ये मेटालिक बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये अलाय से इंटायरली डिफरेंट हैं और ये ज्यादा रिजिड है। और अगर आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो इसमें स्लिपिंग नहीं होती, जैसे मेटालिक मेटल्स और अलाइज में अगर आप अप्लाई करते हो स्ट्रेस तो स्लिप हो जाते हैं, मतलब वो डक्टाइलिटी शो करते हैं। तो इनकी डक्टाइलिटी बहुत कम होती है, और चूंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, केमिकल बॉन्डिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है, और इसी तरह इनकी थर्मल एक्सपेंशन भी कम होगी, डेंसिटी भी कम होगी, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसलिए इनकी स्ट्रेंथ, इनकी हार्डनेस और इनकी क्रोजन रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस ये बहुत ज्यादा होती हैं। तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सिरामिक्स की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और ये पोट्री जितनी भी है ये सिरामिक्स की बनी होती है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ जो होते हैं पार्ट्स, स्पेयर पार्ट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, हम उनकी कोटिंग जो है वो भी सिरामिक्स करते हैं, सिर्फ उनको हीट रेजिस्टेंट करने के लिए हम उनकी कोटिंग जो है वो भी सिरामिक से करते हैं। अगर हम सिरामिक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिरामिक्स मोस्टली क्रिस्टलाइन होते हैं,
लेकिन बहुत कम सिरामिक ऐसे भी हैं जो पार्शियली क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस हैं। जैसे ग्लास या एग्जांपल ऐसे हो तो ग्लास इज अमॉर्फस सिरामिक, लेकिन ज्यादातर सिरामिक जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। और सिरामिक में चूंकि आयनिक करैक्टर जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसमें कॉम्बिनेशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एनाइन और कैटाइन्स का होता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनका स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होगा दो चीजों से। एक तो सिरामिक के अंदर जो आयंस हैं, जिनसे आयनिक बॉन्ड बना, वो आयंस का अपना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उस हिसाब से स्ट्रक्चर में चेंज आएगी। और दूसरा साइज, इनाइन और कैटाइन्स का साइज। इनाइन आपको पता है नेगेटिव आयंस होते हैं और कैटाइन पॉजिटिव आयन। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का जो रिलेटिव साइज होता है, तो वो साइज डिफरेंस जो है वो भी स्ट्रक्चर में बहुत काउंट होता है। अगर हम बात करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो जो कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं सिरामिक्स में, उनमें सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, डायमंड स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अलावा फ्लोराइड फ्लोराइड स्ट्रक्चर और पेरोस्काइट स्ट्रक्चर, तो ये कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा स्पिनल स्ट्रक्चर भी है, लेकिन हम यहाँ पर अपने कोर्स में इन स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में, वो कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लेक्चर में, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर और डायमंड स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा था। अब हम आज जिन स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे वो ये तीन स्ट्रक्चर होंगे: जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर और पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या है? जिंक ब्लेंड को हम ये कह सकते हैं इनको कि ये जिंक सल्फाइड है। जिंक ब्लेंड एक्चुअल में जिंक सल्फाइड है। इसको स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और ये जो है ये मेन जिंक ब्लेंड जो है ये ओर है जिंक की। आप ओर को समझते होंगे। और वो मिनरल है जो जमीन से जब हम निकालते हैं तो उस पर उसकी जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी उससे जब हम कंपोनेंट अलहदा उनको करते हैं, तो अगर हम कम खर्च पर उनको सेपरेट करके ज्यादा फायदा फाइनेंशियली कमर्शियली अगर हम उसको वैल्यूएबल बना लें, बेनिफिशियल बना लें, प्रॉफिटेबल बना लें, तो वो और कहलाएगी। यानी जमीन से निकलने वाली जो मिनरल्स हैं, मसलन जिंक की बात करें तो जिंक के मिनरल तो कई होंगे, लेकिन और वो मिनरल है जो प्रॉफिटेबल हो, जिससे हम एक्सट्रैक्शन करें एलिमेंट्स की और हमें प्रॉफिट हो, लॉस में ना जाएं, उस और प्रॉफिटेबल मिनरल को कहते हैं हम ओर। तो जिंक ब्लेंड असल में ये जिंक की ओर है, और जिसे हम जिंक ब्लेंड को जिंक सल्फाइड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ए बी टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें यूनिट सेल जो है वो इसका क्यूबिक यूनिट सेल है, एफसीसी क्यूबिक। और ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डायमंड स्ट्रक्चर की तरह है। आप लोगों ने डायमंड स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में देखा था कि डायमंड स्ट्रक्चर जो है एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, और उसके अलावा एफसीसी स्ट्रक्चर के अलावा उसमें एडिशनल 4 एटम जो हैं वो क्यूब डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर, क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल साइड्स पर मौजूद होते हैं। तो डायमंड स्ट्रक्चर और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आप ये कह लेंगे वो डिसऑर्डर्ड है और ये ऑर्डर्ड है। डायमंड आपको पता है, डायमंड में तमाम एटम जो है वो कार्बन के होते हैं, और जिंक ब्लेंड में ऑन द अदर हैंड जो तमाम एटम है वो कार्बन के नहीं, बल्कि ये दो एलिमेंट जो हैं वो मिले होंगे जिंक ब्लेंड में। अगर हम जिंक ब्लेंड एग्जांपल देखें तो कॉपर ब्रोमाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो अगर या जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड को लें तो कॉर्नर पर सल्फाइड आइंस और फेस सेंटर पर भी सल्फाइड आइन होंगे, लेकिन क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल साइड्स पर जिंक आइन होंगे। सल्फाइड आइन और जिंक आइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सल्फाइड आइन का साइज जो है वो जिंक आइन से बड़ा है। तो आप ये क्या समझ सकते हैं कि यहाँ सल्फाइड आइन ने पैकिंग की है जिंक आइन की। तो जिंक आइन पैक्ड है किसके किन से? सल्फाइड आइन से। सल्फाइड आइन से तो जो डोमिनेंट रोल है वो सल्फाइड आइन का है। सल्फाइड आइन डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। वजह इनके साइज की है, तो इनका साइज जो है वो जिंक के साइज, जिंक आइन के साइज से बड़ा है। और
अगर हम देखें तो इस क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 होंगे। कैसे? फेस सेंटर्ड और कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है सल्फाइड आयन ने, और एक कॉर्नर एटम 1/8 इसका होता है कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर। तो 8 कॉर्नर मिलकर एक एटम बनाएंगे, सिर्फ एक आयन बनाएंगे सल्फाइड का, और फेस सेंटर्ड पर 6 एटम में हर 6 आयन में हर आयन हाफ कंट्रीब्यूशन करता है इस क्यूब में। हाफ 6 का हाफ करें तो हमारे पास 3 आयन आएंगे, तो 3 आयन फेस सेंटर्ड के और एक आयन कॉर्नर का, तो टोटल मिलकर 4 आयन्स हो गए। तो 4 आयन सल्फाइड आयन के होंगे, और इस क्यूब के अंदर पैकिंग होगी 4 जिंक आयन की एट टेट्राहेड्रल साइड्स, वॉइड्स या साइड्स। तो 4 आयन जिंक के, 4 आयन सल्फाइड के, तो टोटल नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट सेल वो होंगे 8। और अगर आप देखें तो दोनों की जो रेशियो 1:1 बनती है, यानी 4 ही सल्फाइड के हैं तो 4 ही जिंक आयन, तो दोनों की रेशियो 1:1 होगी। और अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हर जिंक आयन सराउंडेड है 4 ऑपोजिट आयन यानी कि सल्फाइड आयन से, और हर सल्फाइड आयन ऑक्यूपाइड है 4 जिंक आयन से। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक आयन का भी 4 है और सल्फाइड आयन का भी 4 है। तो ये आप लोग अगर इसको देख सकते हैं, ये साथ वाली जो राइट साइड पे फिगर दिखाई हुई है, अगर इसी क्यूब को अगर हम 8 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 8 हिस्सों में डिवाइड करें, तो अगर आप लोग देखें तो ये जिंक आयन जो है ना, इनका अंदर एडजस्टमेंट जो है वो बड़ी अजीब सी है। यानी 2 जिंक आयन जो है वो बॉटम में होंगे और 2 टॉप पे। जो 2 बॉटम पे हैं वो ऑपोजिट कॉर्नर पर होंगे, और ऑपोजिट कॉर्नर पर एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं होंगे, बल्कि होगा इस तरह के, ये जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं कि लेफ्ट जो लेफ्ट ये लेफ्ट साइड पे ये पहला जो जिंक आयन है, इसको मैं पहला कहता हूं, तो ये बॉटम में है, बॉटम में फ्रंट साइड पे, बॉटम लेफ्ट पे है। जबकि ये दूसरा जिंक आयन बैक बैक पर, बैक साइड पर है, बैक साइड पर, राइट पर और बॉटम में। तो दोनों फ्रंट में नहीं है, एक फ्रंट पे है और एक बैक पे है, दोनों बॉटम में, और एक लेफ्ट में एक राइट में। बिल्कुल इस तरह अगर हम ऊपर वाले 2 जिंक आयन की बात करें तो ये वाला, ये राइट साइड पे है फ्रंट में टॉप पर, और ये चौथा जिंक आयन जो है ये बैक साइड पे है फ्रंट, बैक पर और टॉप पर। तो ये आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये ऐसे नहीं है कि बॉटम वाले जिंक आयन जो है वो दोनों फ्रंट की तरफ हों या दोनों बैक पे हों, बल्कि एक फ्रंट पे होगा, एक बैक पे होगा, एक लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा। और इसी तरह जो टॉप पर हैं 2 आयन वो भी इसी तरह होंगे। तो अगर हम ये इनको 8 हिस्सों में डिवाइड करें, 8 इनके बनाते हैं हम, इसके सब लेट्सेस बनाएं, तो 8 में से ये 4 जिंक आयन उन 8 में से 4 के अंदर मौजूद होंगे, और 4 जो हैं सब लेट्सेस इसके अंदर वो खाली होंगी। और 4 इस तरीके से होंगे कि जो जिंक आयन हमारे पास है ये राइट साइड वाला, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये असल में जो सब लेटर्स है उसमें फ्रंट पे है, फ्रंट राइट पे बॉटम में है। जबकि ये जो ये वाला जिंक आयन है ये बैक लेफ्ट पे बॉटम में है। तो इस तरह अगर हम 8 बना दें सब लेटर्स, तो 8 में से 4 जो है उनको वो ऑक्यूपाई, वो जिंक आयन उनके अंदर होंगे और 4 एम्प्टी होंगे। तो ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको देखें। और इसके बाद दूसरा फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये भी डायमंड स्ट्रक्चर से मिलता जुलता ही है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर असल में ए बी टाइप था। ए बी टाइप मीन के उसमें ए और बी 2 टाइप के एटम्स हैं और दोनों की रेशियो 1:1 है।
जबकि फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है ये AB2 टाइप है। AB2 टाइप, इसके एग्जांपल CF2 है। ये AB2 टाइप का मतलब ये है कि इसमें ए और एटम दो टाइप के हैं, लेकिन उनमें रेशो 1:2 की है। यानी बी के एटम जो होंगे वो ए से डबल होंगे, तो 1:2 की रेशो है। जैसे CF2, आप लोग इसको समझ सकते हैं, चूंकि इसमें कैल्शियम का साइज जो है, कैल्शियम आयन का साइज फ्लोराइड से ज्यादा है, फ्लोराइड आयन से ज्यादा है, इसलिए पैकिंग जो डोमिनेंट रोल होगा वो कैल्शियम आयन का होगा, और ये इन्होंने पैक किया होगा फ्लोराइड आयन को, और पैकिंग की होगी कैल्शियम ने। तो फिर इस क्यूब के अंदर कॉर्नर पोजीशंस और फिर फेस सेंटर्ड पोजीशन पर कैल्शियम आयन होंगे, जबकि हर इसमें 8 जो सब लैटिसेस बनती हैं डायमंड के अंदर जो हमने पीछे बनाई थी, उसमें हर लैटिस के अंदर एक एक फ्लोराइड आयन होगा। यानी जो हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर था उसका और इसका डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि उसमें 4 एटम पैक्ड होते हैं टेट्राहेड्रल साइड्स पर, जबकि फ्लोराइड स्ट्रक्चर में 8 एटम 8 एटम या आयन पैक्ड होते हैं ऑक्टाहेड्रल साइड पर। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ऑक्टाहेड्रल साइड वही होंगी, यानी 1/4 ऑफ द टोटल डायगोनल बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब जो है वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल साइड बनती है। और टेट्राहेड्रल इसलिए कि इसको 4 सरफेसेस ने घेरा हुआ है। मतलब अगर आप लोग देखें तो हर कैल्शियम आयन जो है वो सराउंडेड होगा उसका इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल 12 हैं, क्योंकि फेस सेंटर्ड पर कैल्शियम के आयंस की तादाद बनेगी 4। कैल्शियम आयन की कैल्शियम आयन की तादाद बनेगी हाँ 4। एक कॉर्नर पोजीशन पर 8 कॉर्नर साइड्स हैं और 1/8 हर एक का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल एक आयन बनेगा कैल्शियम का कॉर्नर पर। और हर फेस सेंटर 6 फेस हैं, तो 6 फेसेस का हाफ कंट्रीब्यूशन को हम लें हर एक की, तो टोटल 3 आयन बनते हैं फेस सेंटर पर। तो टोटल 4 आयन कैल्शियम के होंगे, जबकि 8 टेट्राहेड्रल साइड्स पर फ्लोराइड आयन के 8 एटम होंगे या 8 आयन होंगे। तो टोटल आयन या एटम पर यूनिट सेल 12 होंगे, जिनमें 8 फ्लोराइड आयन और 4 कैल्शियम आयन। और अगर आप लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम आयन का 8 है, क्योंकि किसी भी साइट पर फेस सेंटर पोजीशन पर अगर आप लोग देख लें तो टोटल इसमें फेस सेंटर पर कोऑर्डिनेशन ऑपोजिट आयन जो असल में यहाँ पर ये जितने भी सिरामिक के स्ट्रक्चर हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम लेते हैं कि एक आयन के सराउंडिंग में जो ऑपोजिटली चार्ज आयन मौजूद हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं सराउंडिंग में। तो यहाँ पर कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, यानी हर कैल्शियम के सराउंडिंग में 8 फ्लोराइड आयन है, और यहाँ फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और वो तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि हर फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन ने सराउंड किया हुआ है। इसकी एग्जांपल, और अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड देखें एक यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, तो कैल्शियम फ्लोराइड 4 होंगे। वो इसलिए कि कैल्शियम की तादाद टोटल कैल्शियम आयन की 4 है, फ्लोराइड आयन की 8। तो एक क्यूब के अंदर टोटल कैल्शियम आयन 4 होंगे, और हर एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड आयन को हम करें, क्योंकि 8 हैं टोटल इसके अंदर क्यूब के अंदर टोटल फ्लोराइड आयन 8 हैं, तो एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड आयन बनते हैं, तो कैल्शियम फ्लोराइड CF2 पर यूनिट सेल 4 बनेंगे। और इनकी कॉमन एग्जांपल CF2, कैडमियम फ्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिरकोनियम ऑक्साइड, तो ये इनकी कॉमन एग्जांपल्स है। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो प्रोवस्काइट स्ट्रक्चर। प्रोवस्काइट स्ट्रक्चर ये रशियन था जियोलॉजिस्ट प्रोवस्की, उसने ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था पहली दफा। कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड जो है उसको पहली दफा उसमें ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से उसके नाम से ही प्रोवस्काइट स्ट्रक्चर का नाम दिया गया।
ये स्ट्रक्चर जो है ये AbO3 टाइप स्ट्रक्चर है। AbO3 टाइप स्ट्रक्चर मीन कि इसमें 3 किस्म के एटम्स हैं, आइंस हैं, एक और इनमें रेशियो जो है 1:1:3, 1:1:3 है। यानी इसमें ए और बी टाइप के स्ट्रक्चर आयन जो है वो पॉजिटिव है और ओ टाइप का जो आयन है वो नेगेटिव है। इसमें 3 किस्म के आयन मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में इसमें कैल्शियम जो है ये इसने सराउंड किया हुआ है, पैक किया हुआ है ऑक्साइड आयन को, और ऑक्साइड ने पैक किया हुआ है टाइटेनियम आयन को। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल 5 है, क्योंकि कॉर्नर पर 8 कैल्शियम आयन और हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ आयन ऑफ कैल्शियम इन द यूनिट सेल 1 है। और अगर हम ऑक्साइड आयन की बात करें तो ऑक्साइड आयन ये ब्राउन कलर में दिखाए हुए हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर है इसमें ब्राउन कलर में और राइट साइड पे जो फिगर इसमें ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर में अगर हम राइट साइड की फिगर की बात करें तो ब्लू कलर में जो ऑक्साइड आयन्स हैं वो फेस सेंटर्ड पोजीशन पर हैं और हर एक फेस सेंटर, टोटल 6 फेस सेंटर्ड पोजीशन है, तो एक फेस सेंटर्ड पोजीशन की कंट्रीब्यूशन हाफ होती है, तो टोटल 3 आयन्स पर यूनिट सेल होंगे। तो ऑक्सीजन के 3 आयन पर यूनिट सेल, कैल्शियम का 1 आयन पर यूनिट सेल और इनके सेंटर पे बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पर ये टाइटेनियम का यानी कि बी टाइप आयन है पॉजिटिव, तो ये भी 1 एटम पर यूनिट सेल। तो इसमें एक कैल्शियम का आयन, 4 ऑक्साइड आयन और सेंटर बॉडी सेंटर पोजीशन पर एक टाइटेनियम आयन, तो टोटल मिलकर 5 आयन पर यूनिट सेल, 5 आयन पर यूनिट सेल इसमें होते हैं स्ट्रक्चर में। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम चूंकि फेस पोजीशन पर है कॉर्नर पोजीशन पर, और इसको अगर कॉर्नर पोजीशन पर देखें तो आप इसमें एक कॉर्नर एटम को सराउंड किया हुआ 12 ऑक्सीजन एटम्स ने। अगर आप लोग इस फिगर में देखें, इस फिगर में ये लेफ्ट से सेंट्रल फिगर जो इसमें ये ऑक्साइड आयन, आई एम सॉरी, ये इसमें अगर आप देखें तो इसी राइट साइड की फिगर में देखें तो यहाँ पर आपको ये ब्राउन जो कैल्शियम आयन नजर आ रहा है, इसमें ये ब्लू ऑक्सीजन आयन ने इसको सराउंड किया हुआ। तो अगर आप फेस सेंटर पोजीशन पर देखें तो जहाँ आप इस तरफ भी अगर इसी तरह यूनिट सेल लगाएं तो बिल्कुल फेस सेंटर्ड में जैसे आपने देखा था कि उसमें हर कॉर्नर एटम जो है वो सराउंड होता है 12 वो 12 आइंस 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है कि अगर आप इसमें 4 क्यूब, एक इधर इस आप फ्रंट साइड पे, एक लेफ्ट राइट साइड पे और इधर कॉर्नर पर 3 लगा के 4, बिल्कुल ऐसे जैसे एक रूम को के साथ 4 रूम 3 रूम और अटैच कर दें तो 4 क्यूब को जोड़ दें तो सेंट्रल जो कॉर्नर पोजीशन होगी उस उसी उसी प्लेन में टोटल 4 एटम जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो बिल्कुल 4 उसी प्लेन में होंगे, 4 उससे नीचे और 4 ऊपर, तो टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है कैल्शियम आयन का। टाइटेनियम चूंकि सेंटर में है और इसको 6 ऑपोजिट आयन ने ऑक्साइड आयन ने घेरा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जबकि अगर हम बात करें ऑक्साइड आयन की तो हर ऑक्साइड आयन जो है वो सराउंड करता है 4 कैल्शियम आयन से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा। अगर हम इसको देखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन के हिसाब से, कैल्शियम के हिसाब से तो 4 है, जबकि इसको सराउंड किया हुआ है 2 टाइटेनियम आयन ने। तो अगर टाइटेनियम के हिसाब से देखें तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो टोटल अगर हम पॉजिटिव अगर टोटल हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ऑपोजिट आयन से तो वो 6 बनता है, जबकि कैल्शियम आयन जहाँ जो मैंने साइड में इसमें लिखा है जो कैल्शियम आयन के हिसाब से लिखा हुआ है 4, लेकिन ओवरऑल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। 4 कैल्शियम आयन की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 ये टाइटेनियम आयन की वजह से, एक बॉटम में और एक टॉप पे होगा, तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बनेगा। यहाँ पर 4 लिखा है सिर्फ कैल्शियम के हिसाब से। नंबर ऑफ कैल्शियम टाइटेनियम
ऑक्साइड या CaTiO3 पर यूनिट सेल 1 होगा। अगर आप इस क्यूब के अंदर देखें तो एक कैल्शियम आयन, एक टाइटेनियम आयन बनता है और 3 ऑक्साइड आयन। तो इसमें कैल्शियम, टाइटेनियम ऑक्साइड जो होगा पर यूनिट सेल 1 होगा। और उसके एग्जांपल यही कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड या बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड होगा हैं। और ये नीचे ये फिगर जो है ना, ये इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे लेफ्ट साइड पे जो फिगर है अगर आप लोग देखें तो ये सेंटर में हम टाइटेनियम आयन है, और टाइटेनियम आयन असल में ये ऑक्टाहेड्रल साइट पर है टाइटेनियम आयन। तो टाइटेनियम आयन की ऑक्टाहेड्रल साइट ये दिखाई हुई है क्योंकि इसको इसकी सराउंडिंग में 6 ऑक्साइड आयन है। तो 6 ऑक्साइड आयन 4 ऑक्साइड आयन टेट्राहेड्रल साइट बनाते हैं, 6 सराउंडिंग में आयन जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल साइट बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल मीन के ये इसके सराउंडिंग में 8 सरफेस बनती हैं। तो 6 आयन मिलकर 8 सरफेस बनाते हैं। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नंबर 1 सरफेस, 1 2 3 आयन ऑक्साइड आयन के मिलने से ये एक सरफेस बन रही है। फिर ये 3 के मिलने से 1 2 3 ये बन रही है। और इसी तरह ये 2 ये और 2 इनके दूसरी साइड पे, 4 और 4 ही नीचे। तो टोटल 8 सरफेस है। तो 8 फेसेस से घिरा हुआ एटम, घिरी हुई जो साइट होती है, वॉइड होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर जो टाइटेनियम आयन है वो ऑक्टाहेड्रल साइट पर मौजूद है, यानी इसके सराउंडिंग में 8 सरफेस बनती हैं। और वो 8 सरफेस आगे ये मजीद दिखाई हुई हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, इसके ये अगर हम, ये तो सिर्फ एक है, अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको 8 यूनिट सेल को जोड़ें, तो हर यूनिट सेल के अंदर ये जो सेंट्रल फिगर है वो वही ये शो करती है कि अगर हम 8 यूनिट सेल को जोड़ते हैं तो हर यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल साइट दिखाई हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये टाइटेनियम आयन जो है इनको सराउंड किया हुआ है ऑक्साइड आयन ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जरिए। तो ये इसमें दिखाया हुआ है। तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर थे सारे जो सिरेमिक में कॉमनली यूज होते हैं। तो आप लोग इनको समझ लें, और आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें।